करा, हमने क्या करा, ठीक है। ये जो हमारी बुक है ना NIOS की 501, इसमें हमने यही स्टडी करना है कि पहले अंग्रेज जब थे उस टाइम पे एजुकेशन कैसी थी, उसके बाद हम इंडियंस ने एजुकेशन को चेंज करने के लिए क्या करा, और जो अभी वर्तमान टाइम की हमारी एजुकेशन चल रही है उसमें क्या चेंजेस है और हमने क्या करा। इसके बाद आगे आने वाले चैप्टर्स में और यूनिट में हमने पढ़ना है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे, लाइक यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उन्होंने अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए या एजुकेशन में चेंज करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई, उन सबको हमने पढ़ना है। थोड़ा सा लास्ट वीडियो को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पे अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, वो बदतमीज लोग, तो उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए क्या क्या करा, कैसे कैसे पढ़ाया, पढ़ाने का कैसे नाटक करा, कौन कौन सी योजनाएं लाए, वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम जब आजाद हो गए 1947 में, तो डॉक्टर राधाकृष्णन के आयोग में की अध्यक्षता में पहला आयोग विश्वविद्यालय आयोग आया था, जिसे हम डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो वो विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय पे उस पर चर्चा की गई। उसके बाद बहुत सारे मुदालियर आयोग, महिला के लिए राधाबाई देशमुख आयोग आया, मुदालियर आयोग आया। उसके बाद हमने कुछ पॉलिसीज को डिस्कस करा था। तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा ना राइट टू एजुकेशन को डिस्क्राइब करा हुआ है, तो मैंने उसको वहां पे बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि हमारा जो थर्ड चैप्टर है ना, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, और इट्स नॉट ऑल अबाउट एजुकेशन, इट्स ऑल अबाउट राइट टू एजुकेशन, कि शिक्षा को अधिकार कैसे बनाया गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। तो देखो, अब जिस टाइम पे हम थे ना, 2000 की बात है, 2004, 2005, 2010 के आसपास की बात है। इस टाइम तक जो बहुत सारे हमारे इंडिया के प्रोफेसर्स थे, वैज्ञानिक थे, रिसर्चर थे, उन्होंने ना ये अंदाजा लगा लिया कि इंडिया में एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन लोगों को कैसे पढ़ाया जा सकता है या क्या क्या करा जा सकता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई, 1986 बनाई, बहुत सारी कोशिशें करी, और बहुत सारे उसके अंदर ऑपरेशन चलाए थे, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिनिमम लर्निंग लेवल। तो उसके बाद भी ना लोगों को लगा कि मजा नहीं आ रहा इन द सेंस कि भाई वो बात नहीं बन रही, मतलब एजुकेशन में ना हम लोगों को इतना फोर्स कर रहे हैं कि लड़के को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बट फिर भी उस हिसाब से ना बच्चों की एनरोलमेंट है नहीं, अटेंडेंस उतनी बच्चों की है नहीं, आ नहीं रहा। तो क्या करा जाए, ठीक है, उसके लिए क्या करा जाए, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ क्या करा जाए। तो क्या करने के लिए ना हमारा ये स्टार्ट होता है, शिक्षा का अधिकार आता है, मीन्स की शिक्षा को अधिकार बना दिया जाता है। इससे पहले ये अधिकार नहीं था। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या था, क्योंकि इस वाले एग्जाम से पहले मेरे को भी कंफ्यूजन रहती थी, और आप लोगों को भी कंफ्यूजन रहेगी कि कोई आर्टिकल 45 कहता है, कोई 21A कहता है, कोई 86 कहता है, तो वो सारी चीजें क्या है, तो उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड चीज देखो, हम लोग मोस्टली लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई ऐसे एरिया में रहते हैं। तो ये क्या है, ये ना डेवलप एरियाज है, ये डेवलप कंट्री, डेवलप स्टेट्स है, मतलब यहाँ पे सुख सुविधाएं या जो जरूरत की जिन साधनों की चीजें हैं ना वो ज्यादा मिल जाएंगी, बजाय इसके जो बहुत बड़े एरिया हैं उनके, जैसे कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया। तो हमको पता है क्या लगता है, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे ये लगता है यहाँ पे तो तुरंत निकलते ही स्कूल हैं, हॉस्पिटल इतने पास पास हैं, सारी चीजें। तो हम अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं कि सरकार इतना कुछ कर रही है तो ये वर्थ क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं काम आ रहा। बट ये मैंने जितना देखा हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से कह रही हूँ। बट अभी भी दिल्ली के साथ साथ और भी जगहों के बहुत सारा एरिया ऐसा है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, बिल्कुल रूरल एरिया में आता है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो वहां पे ना इन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। दिल्ली जैसे स्टेट में इनकी जरूरत इतनी ज्यादा ना हो, बजाय कि इसके यूपी का एक इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बुंदेलखंड के साइड का एरिया बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो वहां पे ना इनकी जो स्कीम्स आती है ना, इनकी रियल वैल्यू वहां पे समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में तो हर कोई पढ़ने के लिए भेजता है, तो हम यही सोचते हैं कि यार हर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ने के लिए भेज तो रहा है, तो सरकार ऐसे क्यों करती है कि बच्चों को भेजो, पढ़ाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, क्यों कर रही है ये। तो हम तो जिस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, बट स्टिल अभी इंडिया में ऐसा बहुत ज्यादा ऐसी जगहें हैं जिनको डेवलप होने की जरूरत है, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि लोगों की सोच जो है वो पिछड़ेपन का कारण बनती है। तो अभी भी इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है, तो जिनकी हमको यहाँ पे जरूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 45 से। सबसे पहले हमारा जब संविधान ताजा बन के तैयार हुआ था, मतलब जब ये हमारा संविधान बना ही हुआ था, तो उसमें ना एक बात बोली गई थी कि देखो, गांधी जी ने, आपको याद है, बुनियादी दी थी, वार्धा स्कीम जिसे बोला जाता था, बुनियादी शिक्षा दी थी। तो गांधी जी ने उसमें कहा था कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, है ना,
6 से 7 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, ये सबसे पहले आर्टिकल 45 में लिखा गया था। ठीक है, सबसे पहले जब संविधान ताजा बनके तैयार हुआ था, उस आर्टिकल 45 में लिखा था कि हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। ठीक है, बट ये जो आर्टिकल 45 है, ये किस में आता है? हमारा डीपीएसपी में आता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है ना। तो ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ये अधिकार थोड़ी है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इस नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है कि चाहे तो सरकार इस पॉलिसी को अपना सकती है या तो नहीं, ये सरकार के ऊपर है कि कौन सी सरकार, राज्य की सरकार के ऊपर है, क्योंकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो है कि सरकार इसको माने या ना माने। तो सबसे पहले जब हमारे संविधान में ये आर्टिकल 45 में था, ठीक है, इसके बाद इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारे कमीशन बनाए, लागू करा, किसी से रिजल्ट मिला, किसी से नहीं मिला, स्टिल हमने ग्रो करना कंटिन्यू रखा। तो इसके बाद ना ये चीज देखी गई कि भाई कुछ पेरेंट्स हैं, वो तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेज ही नहीं रहे, भले ही उनके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है, बट उन्हें नहीं पढ़ाना तो नहीं भेज रहे। लड़कियों को नहीं भेजते, लड़कों को भेजते हैं, लड़कों को पढ़ा देते हैं, लड़कियों को भेजते हैं, नहीं भेजते। तो इस तरीके से देखा गया। और देखो अभी भी तो छोटे मोटे एग्जांपल हमें अभी भी दिल्ली जैसे एरिया में भी हमें देखने को मिल जाएंगे कि मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो वो लड़की को तो भेजेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने, लेकिन लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके पीछे इनकी क्या सोच होती है कि लड़की को तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है, बट लड़का तो यहीं रहेगा, प्राइवेट में पढ़ेगा तो अच्छा करेगा और बढ़िया से जॉब करेगा तो कमाएगा अच्छा, लड़की से उसको कोई प्रॉफिट है नहीं। तो ये लोगों की ये सोच है। और इसी से यहाँ से एक धारणा हमें और पता चलती है कि लोग प्राइवेट वालों को लेके ज्यादा सीरियस हैं बजाय कि सरकारी के। वो लड़की को सरकारी स्कूल में, लड़के को प्राइवेट स्कूल में इसीलिए तो भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है जबकि सरकारी स्कूल में नहीं होती। बट अब ऐसा नहीं रह गया है। अब सरकार ने बहुत ज्यादा ठोस कदम उठाए हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो। ये जो लोगो लगा हुआ है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इन सबको हटाने का, तो सरकार ने बेड़ा उठाया है, अब कर रहे हैं वो इस काम। तो सबसे पहले अनुच्छेद 45 में था, ठीक है। इसके बाद ये देखा गया कि कुछ बच्चे लड़कियों को सरकारी में भेज रहे, लड़कों को प्राइवेट में, किसी को भेज ही नहीं रहे, पढ़ाने ही नहीं भेज रहे, और किसी से वो बाल मजदूरी कराते हैं कि मान लो एक पेरेंट्स के 6-7 बच्चे हैं, तो वो एक लड़की को इसलिए स्कूल पढ़ने नहीं भेज रहे क्योंकि उसको अपने छोटे भाई बहन को संभालना है, या फिर उसको स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, या फिर इतने सारे बच्चे हैं तो किसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो एजुकेशन थी उस टाइम पे फ्री एंड कंपलसरी हो गई। तो सरकार को लगा कि ये ना लोगों के ऊपर जब तक डंडा नहीं होगा ना तब तक ये सुधरेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, बिल्कुल भी ये मानेंगे नहीं। इनके ऊपर जब तक डंडा नहीं करा जाएगा तो इनको सुधारने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि इनके पास कोई और ऑप्शन ना रहे, इनको स्कूल में भेजना ही पड़े, बच्चों को स्कूल में भेजना ही पड़े। तो मतलब इनकी समझ लो एक तरीके से मजबूरी क्रिएट कर दो, तुम चाहे बच्चों से बाल मजदूरी कराओ या पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, जो भी है कुछ भी, बट तुम्हें बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा। स्कूल पेरेंट्सों को फोर्स किया जाएगा कि तुम भेजो। तो इसके लिए ना इन्होंने क्या बनाया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इससे पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था, वो आर्टिकल 45 में आता था। पेरेंट्स और सरकार दोनों की मर्जी थी कि वो उसको फॉलो करे या ना करे, तो पेरेंट्स कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। बट इसके बाद शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार कि मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसका अधिकार है पढ़ना, कोई भी उसको पढ़ने से रोक नहीं सकता। तो कौन से बच्चों को, 6 से 14 साल, तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज मस्ट, ये कंपलसरी है। तो ये किसके तहत बनी शिक्षा को, ये कानूनी अधिकार कब बनाया गया, इसको कानूनी अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको एक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार इसको बनाया गया। और कब बनाया गया, 2002 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया। यानी 2000 तक आते आते हमको इतनी जरूरत महसूस हो गई थी कि हमने बच्चों को कि कंपलसरी इसको करना है, तो 2002 में करा। अब देखो, अगर हमें मौलिक अधिकार बनाना पड़ेगा, मौलिक अधिकार अगर हमने बनाया है तो हम उसको डीपीएसपी में थोड़ी रख सकते हैं, हमें इनको उसमें रखना पड़ेगा मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकारों के आर्टिकल क्या है, 12 से 34 है ना, 12 से 34 है, जिसमें से 14 से 32 जिसको हम पढ़ते हैं, पेपर के लिए तैयार करते हैं, ये है हमारे मौलिक अधिकार का आर्टिकल। तो हमें इसमें किसी एक में रखना था, तो हमने इसको किस में रखा, शिक्षा का अधिकार 21A में रखा। 21A, 21 ऑलरेडी पहले ही एक आर्टिकल था
तो हमने इसको उठा के किस में रखा, 21A में। 21A में इसमें जोड़ दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें अब 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। हमने 21A में कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो एक बार बताओ, ये पहले ये चीज यहाँ पे थी, आर्टिकल 45 में थी, आपने उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, 21 के साथ ए में जोड़ दिया कि कंपलसरी में तुम एजुकेशन ले सकते हो। तो अब ये जगह खाली नहीं हो गई, आर्टिकल 45 खाली नहीं हो गया, तो आपको इसको भरना पड़ेगा। तो अब जो हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल 45 में, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ECCE। ECCE क्या है, अब देखो ECCE क्या है, ये है 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए, 0 से 6 साल तक के लिए बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी सरकार। अभी सरकार के ऊपर है कि वो उपलब्ध कराती है नहीं कराती, बट अब आर्टिकल 45 में किसके बारे में, ECCE यानी 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए। इसमें कैसी सुविधाएं आती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी, और आपको पता है जैसे कि हमारे गली में या एरिया में लोग सर्वे करने आते हैं कि यहाँ पे कितने लोग प्रेग्नेंट हैं, कब डिलीवरी है, कितने बच्चे 6 साल से छोटे हैं, कितने साल बाल के बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं, कितने साल के आंगनवाड़ी नहीं जाते। तो अब ये सारा ना आर्टिकल 45 में है कि एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। 0 से 6 साल तक के बच्चों को टीके लगाने की जिम्मेदारी है ना, आंगनवाड़ी में टीके लगाए जाते हैं, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो वो हमारे इस वाले आर्टिकल में आता है। ये सारी देखरेख करना, बच्चों को सारी सुविधाएं देना, आंगनवाड़ी भेजना, वहां पे पढ़ाना, खाना देना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। अब इसके साथ ही इन्होंने एक चीज और करी कि इन्होंने कहा कि हमने अधिकार तो बना दिया, अब मान लो अब एक पेरेंट्स को ना पढ़ाना ही पड़ेगा। मान लो कि कोई एक पड़ोसी है, एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे, बच्चे की उम्र 10 साल है, तो वो पढ़ाने नहीं भेज रहे, तो अब पड़ोसी क्या करेगा, कंप्लेन कर देगा। तो अब पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले एक्शन नहीं लिया जा सकता था, बट अब एक्शन लिया जाएगा क्योंकि वो मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने के लिए हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं ना, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो उसको मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई यार ये तो मतलब पेरेंट्स, बच्चे ही जाके कंप्लेन कर दे मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा नहीं रहे, तो भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने लगा कि यार ये हम कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं कर रहे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स की भी तो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, वो बच्चे को नहीं भेज रहे, बट ये गलत है, बच्चों को तो पढ़ने भेजना ही चाहिए, बट अगर वो नहीं भेज रहे तो यार ये चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स भी दुखी ना हो और हम भी दुखी ना हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज और करी, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा 51A जो हमारा आर्टिकल है 51A, इसमें ना पहले 10 कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति ने उसको सजेस्ट करा था। उसके बाद इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर का ध्यान रखना है, तिरंगे का अपमान नहीं करना, जनगण मन में का सम्मान करना, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो उन्होंने क्या करा, इसी में एक 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया, 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया। अब वो कर्तव्य क्या था कि इसके अनुसार क्या था कि जो पेरेंट्स उसे बोल रहे रिस्पेक्ट, सभी अभिभावकों को ये सूचित किया जाता है कि ये आपका कर्तव्य है कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। वो फोर्स नहीं कह रही कि अधिकार आपको भेजना ही पड़ेगा, नहीं, इस टोन में नहीं, इससे बोला कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल में भेजें, ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए, ये अच्छी चीज है, तो ये जोड़ दिया। तो ये आर्टिकल है जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 45 में अब ECCE हो गया है, अब और संविधान शिक्षा के मौलिक अधिकार को 21A में जोड़ दिया गया है। किसके द्वारा जोड़ा है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसी संशोधन के द्वारा 51A में भी 11वां कर्तव्य जोड़ा है, ठीक है। 11वां कर्तव्य है हमारा कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, ठीक है, वो 51A में जोड़ दिया है, ठीक है। आई होप जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड ये सारे जो आर्टिकल हैं वो समझ में आए गए होंगे और अब कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। हाँ, और अब इसके बाद क्या था, अब आता है RT एक्ट, ठीक है। RT एक्ट बनाया, RT एक्ट क्या था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये, ठीक है। इससे पहले ना जब आप पढ़ोगे या नहीं उसको, टीचर्स के कुछ दिए हुए हैं कि हमने मतलब वो पॉलिसी क्यों नहीं अपना पाई, जो पहले सारे हमने पढ़े ना आयोग पॉलिसीज, वो हम क्यों नहीं अपना पाए, तो बहुत सारे रीजन थे। मैं यहाँ पे ना आपको इस वीडियो में फोटो भेज दूंगी, फोटो लगा दूंगी, वहां से आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि हमने जो पहले चीजें करी थी, इतने सारे आयोग बनाए थे, पॉलिसीज बनाई थी, हम क्यों नहीं उसको अचीव कर पाए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट एकदम से भाई पॉपुलेशन फटाफट बढ़ने लग गई थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, मोस्टली हम लोग कृषि के ऊपर डिपेंड थे जिंदगी के लिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होता था बच्चों का, 5वीं करके स्कूल छोड़ देना, 8वीं करके स्कूल छोड़ देना, कभी स्कूल जाना या नहीं जाना, जागरूकता की कमी थी,
लिंग संबंधी पक्षपात था, लड़का लड़की में भेदभाव, जीवन में स्थायित्व का अभाव था। तो ये सारी मैं आपको फोटो भेज दूंगी, आप वहां से पढ़ लेना। और देखो अभी भी ना, आज के टाइम पे भी 2022 में भी यूपी में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं है, मतलब एक दिन जाएंगे 15 दिन जाए कोई नहीं, कोई अटेंडेंस लेने वाले नहीं है, टीचर्स आते हैं नहीं आते, एक दिन गए पूरे महीने की अटेंडेंस लगा के फिर घर पे, ऐसे करते हैं वहाँ पे यूपी में। आज भी इतना बुरा हाल है, इतनी सब जागरूकता अवेयरनेस के बाद। ठीक है, अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, बहुत सारों के बारे में हमने पढ़ा, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया, इसके आर्टिकल क्या है। मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आया, इससे हमारे संविधान में क्या क्या चेंज हुआ। ठीक है, बात तो यहाँ पे 2002 में शुरू हो गई थी होनी, लेकिन ये आया कब था, जाके 2009 में। इसको पूरे से स्टडी करा, ये करा वो करा, किसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आया 2009 में जाके, और ये जो लागू हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। प्लीज दोनों डेट याद रखना जरूरी है। राइट टू एजुकेशन 2009 ये उसमें पास हुआ था संसद में हमारी 2009 में, लेकिन लागू हुआ है इंडिया में 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, अब इसके तहत इस पे क्या क्या चेंजेस पड़े, क्या हुआ। अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम देखो है क्या, इसमें क्या है कि इसमें जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को ना फ्री में पढ़ाना है, हमको फ्री एजुकेशन देनी है। तो ये क्यों, क्योंकि ये बच्चों का अधिकार है, ये बच्चों का अधिकार है कि अगर वो भारत में पैदा हुए हैं तो वो सरकार से एजुकेशन लेंगे, शिक्षा लेंगे, और सरकार उनको एजुकेशन देगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें उस टाइम पे बातें हुई कि बच्चों को देखो, मिड डे मील तो बहुत टाइम से पहले से स्टार्ट हो गया था, मिड डे मील दिया जाएगा, फीस कुछ नहीं ली जाएगी, ड्रेस के कपड़े दिए जाएंगे, बुकें भी स्कूल से मिलेंगी। इसीलिए इसी आर्टिकल के तहत हम आज भी 1st से लेकर 8th क्लास के तक के बच्चों को स्कूल में बुक्स देते हैं। ठीक है, स्कूल में बुक्स फ्री मिलती है, सारे बच्चों को दी जाती है, क्योंकि वो खर्चा सरकार को उठाना है, पेरेंट्स को नहीं। अब जब ये अधिकार आया था तो ये छोटा मोटा अधिकार बन के नहीं आया था, ये पूरा एक चिट्ठा आया था, पूरा चिट्ठा, मतलब इतना बड़ा कह लो, इतना बड़ा चिट्ठा पूरा तैयार होकर के आया था, पूरा चिट्ठा कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो उस टाइम पे जब ये आया ना, इसमें 8 भाग थे। ठीक है, इसमें 8 भाग थे, जिसमें बहुत सारी धाराएं थी, इसमें टोटल 38 धाराएं हैं। ठीक है, इसमें टोटल 38 धाराएं थी। ये मैं ना आपको एनआईओएस की बुक के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, मैं ये आपको एनआईओएस की बुक के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ। बट अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे चेक करोगे ना, तो आपको 7 भाग और 38 धाराएं दिखेंगी। धाराएं तो 38 ही रहेंगी, बट भाग अलग अलग कर देते हैं, रिकॉर्ड वाले को ना इसके अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, वो बाकी आपके ऊपर है। देखो आपकी बुक में ना ये आर्टिकल, ये भाग लिखे नहीं थे कि प्रारंभिक भाग में कितनी धाराएं आती हैं, 1 2, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में कितनी आती है, 3 4 5। ये मैंने गूगल से देख करके लिखा है। मीन्स की इस बार जो मैं एग्जाम देने गई थी, मैं 38 की 38 रट के गई थी, एग्जाम में नहीं अलग बात है, बट मुझे पता है इन पर्टिकुलर में क्या क्या बात हो रखी है, तो इसलिए मैंने धाराएं इसके आगे लिख दी कि जब आप पढ़ो तो आपको इजी हो जाए। बट ये जो मैंने भाग लिखे हुए हैं ना, ये मैंने आपकी एनआईओएस की बुक के अकॉर्डिंग लिखे हैं, क्योंकि मुझे इसमें से पढ़ाना है, मैं इसमें से पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने आपकी एनआईओएस की बुक से लिखा है कि अगर आप भी पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अदरवाइज आरटी एक्ट को ना आप अलग से भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ भाग कम हो जाएंगे, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, बट ये धाराएं चेंज नहीं होंगी, ये धाराएं ऐसी ही रहेंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें प्रारंभिक भाग। तो प्रारंभिक भाग में बहुत सारी बातें बता रखी है कि प्रारंभिक भाग में 2 धाराएं हैं, 1 और 2। तो पहले तो है बच्चा, कि हमें बच्चों को स्कूल बुलाना है। तो इसमें बच्चा कौन है, तो बच्चा इसमें वो है जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है, वो इसमें बच्चा है। दूसरे भाग में क्या बोला है कि हम सारे 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, जो कि उनका हक है। ठीक है, और हम आंगनवाड़ी विकसित करेंगे, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है। फिर आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में, जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है कि हम थर्ड तो कहता है कि हम बच्चों को निःशुल्क एंड मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, और फोर्थ कहता है कि हम बच्चों को जो बेसिक चीज है ना, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए, देखो स्कूल में बच्चे को लाके बिठा दो तो ये इतना इनफ थोड़ी है। तो हमने क्या करना है कि बच्चों को और भी ज्यादा चीजें प्रोवाइड करानी है। मतलब ये आर्टिकल 4 और 5 देखो बेसिकली क्या कहते हैं कि मान लो कोई बच्चा है वो 8 साल का है और वो स्कूल में एडमिशन लेने आता है, तो हम देंगे, हमें देना पड़ेगा, और उसको उसकी उम्र के हिसाब से देना पड़ेगा। मान लो 8 साल का बच्चा 2nd या 3rd में जाएगा तो हम 3rd में देंगे। ठीक है, 3rd क्लास में उसको एडमिशन देंगे। बट अब ये दिक्कत वाली बात नहीं है कि बच्चे को तो 1st और 2nd का तो आता ही नहीं है, तो इसके लिए 3 मंथ का कोर्स होगा जो बच्चे को कराया जाएगा। बेसिकली इसमें बात हो रखी है बच्चों को फैसिलिटीज देने की, तो वो 3 मंथ का कोर्स है, बच्चों को पहले का सिखाने के लिए कराया जाएगा, बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, किसी भी बिहाफ पे एडमिशन मना नहीं करा जाएगा। खैर वो इसके अंदर आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों की फैसिलिटीज की बात करी है
कि जिस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम है तो बच्चों को दूर करा जाएगा, बच्चों को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाएगा, वो सारी चीजें इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं राज्य सरकारों के कर्तव्य। देखो ये राज्य सरकारों के काम है। पहली बात तो सुनो, देखो जो हमारी ये जो शिक्षा है ना, वो एक समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची आप सबको पता ही होगा, टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो इसमें सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। स्टेट काम करती है पर दखलंदाजी सेंट्रल की भी रहती है। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें दोनों मिलकर कराता है। तो फिलहाल इसमें राज्य सरकार की कर्तव्य क्या है? राज्य सरकार को क्या है, एक तो फंड प्रोवाइड रहना चाहिए, क्योंकि कुछ फंड सरकार देती है, कुछ फंड स्टेट मिला के करती है, तो फंड हमेशा रहना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए एक सरकार को तत्पर रहना चाहिए, एक राज्य सरकार को तत्पर रहना चाहिए, इनके पास फंड होना चाहिए। दूसरी चीज स्कूल, देखो फर्स्ट से लेकर 5th तक के स्कूल ना 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, कि मतलब बच्चों को ज्यादा दूर जाना नहीं चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर ही बच्चों को मिल जाए, और 6 to 8 तक के स्कूल 3 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें इसमें करी गई हैं जो राज्य सरकारों के कर्तव्य है। इतना ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में है नहीं, तो इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बता रही। और इसी से रिलेटेड करो, मान लो लड़कियों को दिक्कत आती है दूर जाने में, तो उनको साइकिल वगैरह देना, हमारे दिल्ली की में लैपटॉप बटे थे, तो ये सारी स्कीम्स निकालना ये राज्य सरकार के कर्तव्य है जो आरटी एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिकॉर्डों का रख रखाव। एक स्टेट में सारे बच्चों का लेखा जोखा रखना पड़ता है जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते। ये सिर्फ 6 से 14 साल के लिए नहीं है, ये 0 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है। कौन बच्चा पैदा हो रहा है, कितने बच्चे बढ़ गए, टीके लग रहे नहीं लग रहे, सही स्वास्थ्य है उनका, रख रखाव क्या है क्या नहीं, सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 0 से 14 साल तक के बच्चों का, ठीक है। इसके बाद है अध्यापकों के कर्तव्य, कि बस अध्यापकों का खून चूस लो, उनको नौकरी दो मत, फॉर्म निकालो मत, थोड़ी थोड़ी फॉर्म तोड़े, 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियों के फॉर्म निकालो, वैकेंसी बच्चे जो है इतना ज्यादा भर के हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन करवाओ, उसके बाद अध्यापकों का खून चूसो और नौकरी भी मत दो फिर उन्हें, है ना, पहले ही उनकी जान ले लो। तो इन्होंने कर्तव्य है वो तो यहीं से दिख रहा होगा, देखो कितना सारा काम करना है टीचर्स को। तो ठीक है, टीचर्स को बहुत सारा काम करना है, कोई बात नहीं, सैलरी भी बढ़िया मिलती है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके कर्तव्य क्या है, बहुत सारे कर्तव्य हैं, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगे कि जो पहली बात तो यही है, टीचर्स एडमिशन करते हैं बच्चों का, किसी भी आधार पर बच्चे का एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा। पहला तो यही है, किसी भी आधार पर बच्चों का एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना होने की, देखो डॉक्यूमेंट्स हैं तो एडमिशन तो फटाफट आप तुरंत एडमिशन ले लो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के एब्सेंस में भी एडमिशन मना नहीं किया जाएगा, आपको तभी एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बकायदा बस आप उसको टाइम दे दो कि 1-2 महीने के अंदर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दे भाई, अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड दे दे, कुछ तो दे दे, आप टाइम उसको दोगे। और अगर फिर भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, मम्मी पापा बनवा नहीं पाते, तो आप एज ए टीचर उनकी हेल्प करोगे उन चीजों को पूरा करने में, ये आपका योगदान रहेगा कि भाई बच्चा बस कैसे भी एडमिशन ले ले, वो स्कूल में बस आ जाए, तो उसको आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें और क्या कर्तव्य है कि मान लो कोई बच्चा पीछे क्लास में रह गया, उसको कुछ नहीं आता, फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़ी, सीधे थर्ड में आ गया, तो वो आपका कर्तव्य है कि आप उसको फर्स्ट सेकंड का पढ़ाओगे, ठीक है। इसके बाद ये भी है कि आप कुछ और काम नहीं करोगे, ये खैर इसमें देखेंगे, अब इसमें नहीं बताती। और क्या कर्तव्य हमारी कि रिकॉर्ड रखेंगे बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे, और बच्चों के से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हर एक चीज को बराबर योगदान देंगे, ये सारा, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति, ये तो आपको पता ही होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, जिसमें बच्चों के पेरेंट्स जो है वो होते हैं। बच्चों के पेरेंट्स ये देखते हैं कि जो उनके बच्चों के टीचर है ना, वो कुछ फालतू काम तो नहीं कर रहे, कहीं स्कूल का प्रिंसिपल उनको फालतू के कामों में अटका के रखा है, वो हमारे बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो दिक्कत वाली बात है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, स्कूल के टीचर्स पर नजर रखती है, स्कूल के कामों पे नजर रखती है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या जा रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, एक्सेप्ट 2 ड्यूटी। और चुनाव में एक तो टीचर को अपनी ड्यूटी देनी होती है, और एक आपदा के टाइम। इसके अलावा अगर कोई तीसरा काम करते हुए अध्यापक ने कंप्लेन कर दी तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें है, इसकी धाराएं हैं इतनी सारी, और इसकी है 21 और 22, ठीक है। अध्यापक में आ गया 23, 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ पे भी अध्यापक, यहाँ पे भी अध्यापक। तो इसमें अध्यापकों की योग्यताएं हैं, योग्यताएं कि हाँ एक अध्यापक को ऐसा होना चाहिए। आपको पता है पहले सीटेट नहीं होता था, सीटेट स्टार्ट हुआ है 2011 से, 2010 से, 2010-2011 से पहली बार होना स्टार्ट हुआ था। तो सीटेट है वो आरटीई की देन है, ठीक है। इससे पहले आपको सीटेट नहीं क्लियर करना पड़ता था, बट अब सीटेट क्लियर करने के बाद आप पेपर देते हो, पहले ऐसे ही दे सकते थे, तो वो आरटीई की थी। इसमें अध्यापक के लिए एक सीटेट
सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फिक्स करा था कि हाँ ये देना कंपलसरी है, वो इसमें आया था। और मिनिमम आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। मेरा तो सीटेट, एसटेट, रीट, यूपीटेट सब क्लियर है, फिर भी नौकरी तो नहीं है ना, नौकरी तो दे ही नहीं रहे, क्या करें। तो और ये बहुत फिर भी काम है ये सारे टीचर्स के, हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। 25, 26, 27, 28 ये सारा क्या कहते हैं कि मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, नए नए टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए, और डेली एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, लेसन प्लान बनाने चाहिए, अपने पाठ की योजना पहले से बनानी चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम। करिकुलम इसमें सिलेबस आ जाता है, जिसमें सिलेबस को पूरा कराना है। इसके साथ साथ बच्चों को सिर्फ सिलेबस तक ही नहीं घुसा के रखना, पाठ्यक्रम तक नहीं, पाठ्यचर्या में उनको इंक्लूड करना है। पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या में बच्चों को इंक्लूड करना है, डिबेट, क्विज, बहुत सारी चीजें करवानी है, वो सब कुछ है, ठीक है। ये है आरटी एक्ट, और ये इसके थे 30 आर्टिकल में, 30 धाराओं में ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है 31 से 34 जो आर्टिकल है ना, शिक्षा के अधिकार को थोड़ा सा खोला गया है, मतलब और ज्यादा कि कहाँ कहाँ इसके यूज हो सकते हैं हमारी सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड। इसका बेसिकली शिक्षा से या स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं लिखा। और ये आपकी एनआईओएस की बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 38 बोला ना, फिर आप बोलोगे 30 है, 8 कहाँ गए, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, ये आपकी एनआईओएस की बुक में नहीं है। 31 से 34 हमारा शिक्षा का अधिकार है, और 35 से 38 प्रकीर्णन किया गया, यानी कि विस्तार किया गया है, उसी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये खोलोगे तो लास्ट में है आपके अधिकारों के प्रकार, किस तरीके के अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मतलब आप पढ़ लेना। अधिकारों के लिए वैसे सारे लोग सतर्क ही रहते हैं कि क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, और बेसिकली बच्चों के अधिकार है, हमारे नहीं, ठीक है। तो क्या क्या अधिकार है कि हम बच्चों के कि किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे कि तुम हिंदू हो तो तुम होली मनाओ, तुम मुसलमान तो तुम ईद मनाओ, नहीं, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा, बढ़िया से मनाओ, और समाज के हिसाब से उन पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सब बच्चों के अधिकार हैं जो आरटीई में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है शिक्षा का अधिकार।